एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो चीन की तरफ से फिर से इंट्रूजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कापापू एक स्थान है जो कि अंजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लगभग एक हफ्ता पहले, मतलब जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये पता चल रहा है या उससे ये पता चल रहा है कि एक हफ्ता पहले पीएलए के ट्रूप्स यहाँ पर घुसे थे इस इलाके में कापापू में, और वहाँ पर स्प्रे पेंटिंग के माध्यम से रॉक पर चीनी जो झंडे थे उनको उकेरा गया, अपनी पहचान वहाँ पर डाली गई, बॉनफायर वहाँ पर किया गया था बाद में जब चेक किया गया। इसके अलावा फूड आइटम वहाँ पर मिले हैं जो कि चीनी रैपर वहाँ पर पता चल रहा है, जिससे कि पता चला कि चीनी जवान यहाँ पर आए थे, कुछ समय रुके थे और अपने निशान वहाँ पर छोड़कर गए हैं। चीन की तरफ से ऐसी टैक्टिक्स कई बार इस्तेमाल की जाती है, और अगर दुश्मन देश उस पर ध्यान नहीं देता है तो धीरे धीरे वो अपना उस स्थान पर जमावड़ा कर लेते हैं, वहाँ पर अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर उसको बॉर्डर का पार्ट बना देते हैं। इसी तरह की चीज़ चीन भारतीय बॉर्डर पर भी करता है, और भारतीय बॉर्डर से लगने वाले जितने भी राज्य भारत के हैं या क्षेत्र भारत के हैं वहाँ पर चीन बार बार इंट्रूजन करता है और वहाँ पर अपने निशान छोड़ता जाता है। जब भारत वहाँ पर मुस्तैदी नहीं दिखाता या भारत को पता ही नहीं चलता कि चीन यहाँ पर घुसा है, तब उस स्थान पर वो अपना जमावड़ा ज़्यादा से ज़्यादा करता चला जाता है। इसी तरह की चीज़ अभी हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आईटीबीपी का एक जो कैंप है वो हादिग्रा पास में है, जो कि मैकमोहन लाइन के पास में ही है और कापापू में है। इसके अलावा इस स्थान से या मैकमोहन लाइन जो कि तिब्बत और भारत के बीच में है, वहाँ से अंजो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल है या जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है वो हेडक्वार्टर। मतलब ये जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पर आईटीबीपी के जवान अपना कैंप ना डाले रहें तो भारत को पता तक नहीं चलेगा कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर आ रहा है। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है तिब्बत से, जो कि चीन के कब्जे में है, और चीन का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा वो इस तरफ हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है और यही हस्तक्षेप फिर से किया गया है। इसके अलावा चीनी सोशल मीडिया में एक और चीज़ उड़ रही है जिसमें कि 6 सितंबर को ये कहा गया कि 6 चीनी नागरिकों की या 6 चीनी जवानों की मृत्यु हो गई भारत के साथ लड़ाई में। ग्लोबल टाइम्स में इसका खंडन किया गया और चीनी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया कि जो इंटरनेट पे चीज़ें घूम रही हैं वो गलत हैं और इस तरह की कोई भी झड़प नहीं हुई है। ये चीज़ें, ये जो इंट्रूजन है और ये जो झड़प है, ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं 31वीं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की मीटिंग के बाद। जो 31वीं मीटिंग थी वो 29 अगस्त को हुई थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल कर आने लगी। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसके मुताबिक ये जो बॉर्डर का मामला है इसको सुलझाना होगा, पर खबरों में की माने तो यहाँ पर गर्माहट देखने को हमें मिल रही है। जब यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू से पूछा गया कि ये जो पेंटिंग करी गई है चीन के द्वारा, भारत के अंदर चीनी आ गए, इस पर आपका क्या कहना है, तो उनका कहना था कि चीनी भारत के अंदर आए, कुछ चीज़ों पे पेंट कर दिया, पत्थरों पे पेंट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि चीन हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। अब इन मंत्री का अगर हम लोग माने तो जब चीन कब्जा कर लेगा तभी हमको मानना है कि चीन कब्जा कर लिया है, उनकी तैयारियां हम नहीं देख रहे हैं। बहरहाल कुछ हद तक इनका कहना सही भी है और कुछ हद तक ये अपनी सरकार की फेस सेविंग भी कर रहे हैं। कहना सही का अगर बात हम करें तो पेट्रोलिंग होती रहती है, भारत की तरफ से भी पेट्रोलिंग की जाती है, चीन की तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है, और हमेशा हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया, पर हमें ऐसा सुनने को जनरली नहीं मिलता कि भारत चीन की सीमा के अंदर घुस गया या चीन की तरफ से ऐसा कोई आरोप लगाया गया। तो इस तरह के प्रोएक्टिव कदम हम लोग क्यों नहीं उठाते, चीन का इंतजार क्यों करते हैं। हालांकि किरण रिजिजू के द्वारा ये कहा गया है कि जो सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका काम तेजी से किया जा रहा है और बहुत ही जल्द हमारा जो सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस स्थिति का हो जाएगा कि हमारे ट्रूप्स कोने कोने इलाकों तक पहुंच पाएंगे और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। तो इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं, हमारे 2 कमांडोज की मृत्यु हो गई जो कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए थे। असल में 2 कमांडो ट्रेनर्स और 4 ट्रेनीज गए हुए थे ट्रेनिंग पर,
और ये ट्रेनिंग जो हो रही थी वो महाराष्ट्र के तिलारी डैम में हो रही थी। उचित परमिशन जो थी वो ली गई थी। कमांडो को यहाँ पर कई बार ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है। पर जब 2 ट्रेनर और 4 ट्रेनिंग से भरी हुई जो छोटी नाव थी वो 50 मीटर की दूरी तक ही गई होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, ये पलट गई और जो ट्रेनी थे वो डूबने जैसे लगे या अपनी जान बचाने लगे। ट्रेनर जो थे, जो 2 ट्रेनर थे, उन्होंने इन 4 ट्रेनीज को बचाया, किनारे तक पहुंचाया, पर वो ऐसी धारा में फंस गए जिसके खिलाफ उनका तैर पाना मुश्किल था। 2-2.5 घंटों के तैरने के बाद जब उनकी हेल्प करने कोई नहीं आ पाया तब जाके वो पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद खबर है। इस तरह की चीजें कई बार दुर्घटनावश हो जाती हैं और हमने अपने 2 कमांडोज को खो दिया। बात कर लेते हैं भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग किया हुआ था 12,000 की ऊंचाई पर, और वहां से इसको रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि इसको 400 अलग अलग पार्ट में डिसेंबल करके नीचे उतारा गया है, ट्रक पे लाद के अब लेह पहुंचाया जा रहा है, जहां पर इसको फिर से असेंबल किया जाएगा। अभी इसका जो मेन फ्यूजलाज है, इसके अलावा इंजन है, वो नीचे नहीं उतारा गया है और इसके लिए स्पेशल क्रेन लगाई गई है जो कि इसको ट्रक पे अनलोड करेगी। यहाँ पे कई लोगों का ये मानना था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सीनूक हेलीकॉप्टर इस अपाचे हेलीकॉप्टर को निकालने में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर कमजोर हो जाते हैं हेलीकॉप्टर और उनके द्वारा वेट ले जाने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, इसीलिए सीनूक हेलीकॉप्टर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर खास बात यह है कि एक स्पेशलाइज्ड हाइकिंग टीम को यहाँ पर भेजा गया, जो कि ऊपर चढ़कर अपाचे को पूरे डिसमेंटल किए, उसके बाद नीचे उतारे, बाई हैंड नीचे उतारे, ट्रक पर लादे और तब जाके लेह पहुंचाए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये मिशन था जिसको कि अच्छे से परफॉर्म कर लिया गया है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स मिशन भी ये बताते हैं कि भारतीय एयरफोर्स कितनी ज्यादा माहिर है इन सब चीजों को करने में। बात कर लेते हैं राफेल एम की। राफेल एम के 26 संख्या का कॉन्ट्रैक्ट अब भारत जल्द ही फ्रांस को देने वाला है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि प्राइस नेगोशिएशन हो रहा था, साथ ही साथ फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी डेसो ये मान रही थी कि नई प्रोडक्शन लाइन और नई सप्लाई चेन मेंटेन करने, रीऑर्गेनाइज करने में उनको समय लगेगा, इसीलिए वो ऑर्डर थोड़ा कम ले रहे थे या नहीं लेना चाह रहे थे। अब वो रेडी हैं और भारत भी उनको ऑर्डर देने को रेडी है। इससे पहले हम लोगों ने सुना था कि उत्तम एसा रडार का इस्तेमाल करना भारतीय नेवी चाहती थी, पर यह टास्क महंगा पड़ रहा था, इसलिए अब उत्तम एसा रडार को इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए एआईपी की। तो उसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में, जो कि आईएनएस कलवरी सबसे पहला सबमरीन होने वाला है, उसको 2026 में इस आईएनएस कलवरी में लगाया जाएगा। 2025 में आईएनएस कलवरी एक मेजर रिफिट के लिए जा रहा है, जो कि शेड्यूल्ड रिफिट होता है, और उसके बाद ही इनमें भारत का डेवलप किया हुआ एआईपी सिस्टम लगाया जाएगा और उसके बाद 5 और इस प्रकार की बोट्स में इन चीज़ों को, इस एआईपी सिस्टम को लगाया जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के तहत हम एआईपी वाले सबमरीन तो खरीद ही रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली थाइसन ग्रुप और वाजेगाव डॉक लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको पढ़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।